मैं हूं डॉक्टर केशव गौड़ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बात करने में लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। इसका नाम है गायनेकोमेस्टिया या कहें कि मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और कुछ लोग इसे मैन बूब्स भी कहते हैं। आज इसी से रिलेटेड फैक्ट्स, मिथ्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं आज एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मेजर एंड प्रोफेसर डॉक्टर रवि सरोवा सर। तो अगर मैं सर की तारीफ करना चाहूँ तो ये पॉडकास्ट ही पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सर के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। सर ने अपना एमबीबीएस और एमएस वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल से किया। उसके बाद सर ने अपना डीएनबी प्लास्टिक सर्जरी आरएनआर हॉस्पिटल दिल्ली से किया। फिर सर ने इंडियन आर्मी में सर्व किया एज अ प्रोफेसर इन द रिनाउंड हॉस्पिटल्स लाइक एएफएमसी पुणे एंड आरएनआर हॉस्पिटल दिल्ली। सर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन वर्ल्ड कांग्रेस एट बेल्जियम। सर को लेट सर विवेक रावत जी से सीडीएस कमेंडेशन भी मिला ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड एंड करंटली सर इज सर्विंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एग्जामिनर फॉर प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। तो आइए हम डॉक्टर रवि सरोवा सर से बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। बहुत अच्छा हूँ मैं, और आपने मुझे इनवाइट करा आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो कि है गायनेकोमेस्टिया, जो कि आजकल के यूथ में बहुत ही कॉमनली हम ये प्रॉब्लम को देख रहे हैं। और एट टाइम्स उनको ये नहीं पता होता है कि उनको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, किस डॉक्टर को दिखाना है। तो आज मैं चाहूँगा कि हम इस पॉडकास्ट के दौरान ये बहुत सारे जितने भी डाउट्स पेशेंट्स के मन में रहते हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करें और उनको अच्छे से गाइड करें सो दैट उनका ट्रीटमेंट अच्छे से आगे हो पाए। बिल्कुल सर। तो सर हम टॉपिक पे तो बाद में आएंगे, पहले व्यूअर्स आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने भी कुछ बताया, कुछ आप बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही, आप कैसे प्लास्टिक सर्जन बने, आपके आर्मी बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैं एमबीबीएस टाइम से ही क्लियर था कि मुझे सर्जन ही बनना है, दो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं प्लास्टिक सर्जन बनूंगा। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट ग्रो करता रहा और लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ए टॉपर इन माई क्लास, दो आई एम ए टॉपर नाउ इन माई प्रैक्टिस। बट यही मैं कहना चाहूंगा कि ओवर ए पीरियड टाइम मैं अपनी मेहनत के साथ परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मैंने हमेशा इस चीज के बारे में जरूर सोचा था कि मैं ऐसी चीज करूं मेडिसिन में कि वो हमारे बेसिकली मैनकाइंड को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो मुझे ओवरऑल ऑल द ब्रांचेस ऐसा लगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जो एक पर्सन को चेंज कर सकती है फिनोटाइपिकली, जिसको हम बोलते हैं कि बाहर से दिखने में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज के पास, किसी पेशेंट के पास कुछ नहीं है तो हम उसको जरूर दे सकते हैं। तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जैसे ग्रो करता गया सर्जरी में, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्लास्टिक सर्जन। तो सर आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका आर्मी से कनेक्शन कैसे हुआ और आर्मी की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और कैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई? आप अगर मेडिसिन में डिसिप्लिन नहीं हो और अपने हार्ड वर्क से कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको रिजल्ट्स मिल ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू बी बोथ इन योर जर्नी। देन मैंने अपनी जब एमएस के बाद अपना डीआरएनबी के लिए मैं गया, आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर को चूज करा मैंने। सो मेरी पर्सनालिटी पहले से ज्यादा और इसलिए चेंज हुई कि आई वॉज मोर कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग थ्रू आउट। कैसे आपको रहना है, हाउ टू मैनेज टाइम एंड हाउ टू बी परफेक्ट, विच इज वेरी वेल रिक्वायर्ड इन योर प्लास्टिक सर्जरी टू गेट द बेस्ट एस्थेटिक रिजल्ट्स। वो चीज मैंने आर्मी में सीखी कि वो लोग कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं, स्टिल दे लुक गुड इन द मॉर्निंग एट 7:30, राइट। तो वो धीरे धीरे करके मुझे इतना अच्छा लगा कि आई जॉइंड आर्म फोर्सेस आफ्टर दैट, which I served at two premier institutes of India for super speciality. One is FMC Pune and other one is Army Hospital RNR as a professor plastic surgery, where I got a chance to teach students. वहाँ पे मैंने सबको पढ़ाया और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, they are the best teaching institute for DNB throughout. तो सर आप टॉपिक पे आते हैं, गायनेकोमेस्टिया क्या है
और ये एक नॉर्मल फैट डिपोजिशन से कैसे डिफरेंट है? सी गायनेकोमेस्टिया के बारे में जो सबसे बड़ा मिथ कह लो, मिसकंसेप्शन कह लो, मेरे को सबसे ज्यादा लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर कि ये चेस्ट फैट है या गायनेकोमेस्टिया है। तो मैं एक चीज ये बता देना चाहता हूँ पहले ही कि गायनेकोमेस्टिया एक मेल में अगर 2 से 2.5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट वॉल से अगर कोई टिश्यू निकला हुआ है ब्रेस्ट रीजन में, चेस्ट में, तो उसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता सकता हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द क्लिनिकल डेफिनेशंस ऑफ गायनेकोमेस्टिया, बट क्या है कि लोग मुझसे पूछते हैं सर ये सिंपल फैट है गायनेकोमेस्टिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फैट होता है और एक ग्लैंड होता है। किसी में ग्लैंड पार्ट ज्यादा हो सकता है, किसी में फैट पार्ट। हाँ, चेस्ट फैट जो नॉर्मल चेस्ट फैट होता है वो आपकी मसल को ड्रेप करता है हमेशा, वो कभी उससे एलिवेटेड और पाउटेड बाहर की तरफ निकला नहीं होता है। अगर वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो हम उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ठीक है। इसके क्या कॉजेज रहते हैं और क्या कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप करता है? अगर बिल्कुल बाय द बुक जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉजेज तो हमें पता ही नहीं होते, इडियोपैथिक होते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट कॉज जो सबसे ज्यादा देखा गया है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में हो सकता है। जैसे आपको जब प्यूबर्टी हिट करती है, नाउअडेज प्यूबर्टी इज हिटिंग चिल्ड्रन एट 12 or 13, so they start getting these problems at this age only. And after that, due to the sedentary lifestyle, junk food, nobody is into gym exercises, everybody is sitting, gaining weight, stress, they ultimately leads to hormonal imbalances in our body, जिसमें होता गया है कि टेस्टोस्टेरोन गोज डाउन एंड ईस्ट्रोजन कम्स अप, तो उससे हमारा गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको मैन बूब्स और मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बोल रहे हैं। कुछ लोग इन लेमन टर्म इसको गायनो टर्म भी बोल देते हैं, एंड सम ऑफ द जिम ओनर्स आर लाइक मिसलीडिंग दीज यंग गाइज कि ये चेस्ट फैट है, गायनो नहीं है। आई थिंक इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन का होना चाहिए। तो इसलिए आपको अपना डायग्नोसिस जानने के लिए आप यू शुड कंसल्ट एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन। ठीक है सर। तो ये जब डेवलप करता है तो क्या इसकी कोई स्टेजेस होती हैं, मतलब कि कैसे डेवलप करता है ये? डेवलप मैंने आपको जैसे बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस किसी भी वजह से हो सकते हैं, यंग एट प्यूबर्टी, यंग एंड इवन इन ओल्ड एज भी हमने देखा है। जैसे कि यू आर रीचिंग टुवर्ड्स योर एल्डर ईयर्स, 50 above 50 एंड अप्रोचिंग 60, तब हमारी बॉडी में अल्टीमेटली क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन गोज डाउन, तो ईस्ट्रोजन टेक्स इट्स ओन इफेक्ट एंड यू स्टार्ट गेटिंग फैट। आपका फैट जमने लगता है पेट के पास, छाती पर, तो वो भी एक तरह का गायनेकोमेस्टिया करता है, जिसको हम सेनाइल गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। रही बात स्टेजेस की, ग्रेड्स अगर हम देखेंगे तो इंडियन ग्रेड्स 4 होते हैं और यूरोपियन दे क्लासिफाई देम इन 7 ग्रेड्स, सो वी विल टॉक अबाउट इंडियन ग्रेड्स ओनली। There are 1, 2, 3, 4 grades are there, and मैं इसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे पेशेंट्स के बीच में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको ग्रेड की बात करनी है तो यू शुड कंसल्ट योर प्लास्टिक सर्जन। तो नेक्स्ट मेरा सवाल यही था कि ये किसी पर्टिकुलर एज में डेवलप करता है, वो आपने बता ही दिया कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कुछ में ये एडोलेसेंस में भी डेवलप कर सकता है और किसी केस में ये सेनाइल एज में भी डेवलप कर सकता है। ठीक है सर। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट से ये कंट्रोल हो सकता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर, और क्या ऐसा होता है? ये जो मिसकंसेप्शन है ये हमारे मोस्टली जिम ओनर्स ने फैलाई हुई है, दोज हु आर नॉट ट्रेन्ड टू इवन डायग्नोज गायनेकोमेस्टिया, दिस क्लिनिकल कंडीशन। वो आपको इस चीज पर प्ले करते हैं कि दे कैन लूर यू कि आप एक्सरसाइज करोगे, मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगा, आई कैन रीबिल्ड योर चेस्ट। ये दो कंपोनेंट मैंने जैसा बताया कि फैट होता है और ग्लैंड होता है। फैट पार्ट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो विद एक्सरसाइजेज एंड वेट लॉस, बट जो ग्लैंड बढ़ गया है वो कभी वापस नहीं जा सकता। अगर आपको ठीक कराना है तो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है वो। तो ये बात कहना कि आपकी मैं डाइट कंट्रोल कराकर और एक्सरसाइजेस कराकर कर दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है।
even these quacks, including gym owners, they are giving hormonal tablets to the kids, those who are coming to gym. These hormones are nothing but, you know, as a doctor की estrogen antagonist ही है. So आप जब हार्मोन बाहर से अपनी बॉडी में लेते हैं तो दे विल उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आने वाला है आपकी बॉडी में, जिसके लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि उन बच्चों को किसी ने बताए नहीं होते हैं, जिनके इफेक्ट्स हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं. जी सर, इंटरनेट पे ऐसे एड्स भी चलते हैं कि 30 मिनट सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा, तो ये क्या इसमें कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? सी, ये तो एक मार्केटिंग गिमिक ही है, क्योंकि कोई सर्जरी 30 मिनट की होती ही नहीं है. अगर मैंने ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म करनी है तो मेरे जो एनेस्थीसिया टीम है उन्होंने कोई 15 से 20 मिनट लगने हैं पेशेंट को इंड्यूस करने में, पेशेंट को कंफर्टेबल करने में. देन मैं अपनी सर्जरी स्टार्ट करूंगा. मैं अपनी सर्जरी स्टार्ट करूंगा, केयरफुली उसको करूंगा. उसमें भी इट विल टेक अराउंड 30-40 मिनट्स फॉर द कंप्लीट सर्जरी. देन पेशेंट आउट भी आएगा. तो कोई सर्जरी 30 मिनट में नहीं हो सकती. रही बात स्कारलेस होने की, स्कारलेस किसी सर्जरी को सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन बना सकता है, बिकॉज उनको पता होता है कि कहाँ पे मुझे अपना कट लगाना है, कैसे उस स्कार को मॉड्यूलेट करना है कि जो ओवर ए पीरियड टाइम स्कारलेस हो जाए. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको भ्रम में डालने की चीजें होती हैं कि 30 मिनट में हम आपको ठीक कर देंगे. ऐसा कभी नहीं होता है. तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने प्लास्टिक सर्जन को पहले उससे मिलिए, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानिए, उसके काम के बारे में जानिए. तब और आपके को ये वैसा बोला जाएगा कि ये सर्जरी बहुत छोटी सर्जरी है. मेरा कहना ऐसा है कि अगर किसी भी सर्जरी में अगर आपको पूरा बेहोश करा जा रहा है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो आपको उनके एनेस्थीसिया टीम और एक उनके हॉस्पिटल सेटअप के बारे में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है इन एक्सपीरियंस हैंड्स में और जो लो फैसिलिटीज हैं उसके अंदर. तो सर, कुछ लोग जैसे सर्जरी के नाम सुन के ही घबराते हैं, तो उनके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सर्जरी के अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कोई लेजर ट्रीटमेंट या कोई ऐसा? बहुत सारे ट्रीटमेंट इस टाइम मार्केट में आए हैं कि हम टैबलेट्स दे रहे हैं, हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उनका कोई यूज नहीं है, क्योंकि उनसे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है. बहुत सारी नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी आई हैं जो कि दावा करती हैं कि हम गायनेकोमेस्टिया ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो ये लाइपोस्कल्प्टिंग टेक्निक्स हैं, जो ये सिर्फ लोकलाइज फैट के लिए थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं, जिसमें आप फैट पार्ट तो कम कर दोगे लेकिन ग्लैंड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. वो सर्जरी से ही, वो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगा. तो इसके डेवलपमेंट के दौरान क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी पेशेंट कर सकता है जिससे ये डेवलप ना हो या फिर इसमें कुछ कमी आ सके? लाइफस्टाइल आपका हेल्दी होना चाहिए, बट लेकिन आप अपने अंदर के हार्मोनल इक्विलिब्रियम को खुद से चेंज नहीं कर सकते हो. तो अगर किसी को हो गया है, बट अल्टीमेटली तो उसको ठीक करने के लिए सर्जरी ही करानी होगी. बट हाँ, सर्जरी कराने के बाद अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो आप जो एस्थेटिक रिजल्ट जो आपको दिए गए हैं उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सकते हैं. तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है, आप आई एम श्योर लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि एक बार अगर सर्जरी करा ली तो क्या ये फिर से हो सकता है? इसी में मैं दोबारा से वही वाला पॉइंट लाना चाहूंगा कि अगर आपने अपने एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन को चूज करा है सर्जरी के लिए, तो अगर उन्होंने अच्छे से अपनी सर्जरी कर दी है तो ये कभी वापस नहीं आने वाला है. अगर आपने किसी इनकॉम्पिटेंट सर्जन को चूज करा है, वेदर जनरल सर्जन और प्लास्टिक सर्जन, जिन्होंने आपका कोई कंप्लीट सर्जरी कराई ही नहीं है, तो एस्थेटिक रिजल्ट्स ना आपको उस टाइम मिलेंगे और ये बाद में दोबारा भी हो सकता है. तो आपके पास बहुत पेशेंट्स आते होंगे, उनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते होंगे, तो आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि कुछ लोगों को ये कंडीशन होगी भी और उनके मन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे. तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? अभी मैं ऐसा बोलूंगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमारी यंगर जनरेशन अवेयर तो है, बट जैसे
अगर कोई हिंड्रेंस आता है उनके मन में फ्रॉम द फैमिली, कुछ लोग उनको ये डरा देते हैं कि ये सर्जरी सेफ नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है, इस सर्जरी कराओगे तो कैंसर भी हो सकता है, और इसको कराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये दोबारा हो जाता है और निशान आएगा इसके अंदर, और इसमें तो खून बह जाता है बहुत ज्यादा। बट लेकिन मैं ये दोबारा सारी चीजें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन, एक फैसिलिटी, गुड एनेस्थीसिया टीम अगर चूज करते हैं तो इनमें से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि जब आप कहीं लोअर सेटअप में अपनी सर्जरीज कराते हो, एट टाइम्स मैंने सुना है पेशेंट से ही कि उनकी सर्जरी सिर्फ टेक्नीशियन ने करी है, किसी डॉक्टर ने भी नहीं करी। तो फिर क्या है, उसमें लाइफ का रिस्क होता है। ये सब चीजें तो फिर भी करेक्टेबल है, लेकिन अगर हम किसी पेशेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो इट्स अ बिग इंसिडेंट। तो आइडियली इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यू शुड मीट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन वी कैन प्लान योर ऑपरेशन और ट्रीटमेंट। तो सर, अगर हम गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी को आपसे पूछे कि एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में जिसमें एक कॉमन पर्सन भी समझ पाए, ऐसे आपको डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? जो सर्जरी होती है ना, वो हमारे ग्रेड्स पे डिपेंड करती है। ओके। जैसे मैंने आपको बताया था 1 से लेके 4 ग्रेड तक है। तो ग्रेड 1 और 2A तक आपको ग्लैंड रिमूवल करने से ही एस्थेटिक रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि लाइपोसक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। ग्रेड 2B ऑनवर्ड्स जो हमने देखा है, उसमें हमें बेटर कॉन्टूरिंग, चेस्ट एस्थेटिक के लिए लाइपोसक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेड 3 तक रह सकता है। ग्रेड 4 के बाद क्योंकि ब्रेस्ट साइज इतना बढ़ जाता है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए फीमेल ब्रेस्ट, तो उसमें आपको स्किन भी एक्सरसाइज करनी होती है कि जो कि लूज हो गई होती है। अब उसका डिसीजन जो होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और वो 4 के कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो मोटा मोटा लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल होता है एक गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में, बट जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा तो उसमें सर्जरीज ऐड होती जाती हैं, और जितना ज्यादा ग्रेड उसमें एट टाइम्स हमें 2 सर्जरीज भी करनी पड़ती है। ओके। तो ये दोनों सर्जरीज एक ही सेटिंग में हो जाती है सर, या अलग अलग सेटिंग करनी होती है? अगर हमारा ग्रेड 4 से ज्यादा है, 4 प्लस है, तो एट टाइम्स हमने देखा है कि पेशेंट को हम पहले एक सर्जरी कर देते हैं एक सेटिंग में, जिसमें तीनों सर्जरीज मैंने बताई, और अगर धीरे 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 करके पेशेंट की रिकवरी देखते हैं, इफ ही इज सेटिस्फाइड देन इट्स फाइन, अदरवाइज हमें एक एडिशनल प्रोसीजर करके उसकी चेस्ट को शेप में लाना। ठीक है। इन सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कुछ, और पेशेंट्स उसके बाद कितनी जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कितनी जल्दी अपनी डे टू डे लाइफ में वापस आ पाते हैं? अब मैं जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो हमने अराउंड 700 गायनेकोमेस्टिया केसेस करे। ओके। तो उनमें से क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं जी, तो सब चीजों को कंट्रोल नहीं करा जा सकता। उसके बावजूद भी कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि पानी बनना, जिसको हम सिरोमा बोलते हैं, कुछ पेशेंट्स में थोड़ी ब्लीडिंग रहना, हेमेटोमा। बट लेकिन इसमें सबसे मेन चीज ये रहती है कि आपको ना पैनिक नहीं करना होता है। आपको हमेशा अपने सर्जन के कांटेक्ट में रहना होता है, और अगर पहली चीज में भी कोई भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप डॉक्टर से आके मिले, ही विल सॉल्व इट, और इनको रिवर्स करा जा सकता है। अदरवाइज एक्सपीरियंस टीम, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं इस तरह के प्रोसीजर में। ये बहुत ही सेफ सर्जरी है इन हैंड्स ऑफ एन एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसमें रिकवरी कितने दिनों में हो जाती है सर? रिकवरी अगेन, अगर हमने अच्छे सेटअप में सर्जरी कराई है तो मैं उसका बता सकता हूँ कि जो हमारे केसेस में क्या होता है, हम पेशेंट को भेज देते हैं सर्जरी कर, वो ड्रेसिंग जो होती है वो 5 से 6 दिनों के लिए रहती है। उसके बाद ड्रेसिंग चेंज कराने पेशेंट हमारे पास भी आ सकता है, बट अगर वो पैन इंडिया कहीं से है तो वो अपने घर में खुद से ड्रेसिंग को खोल सकते हैं। ड्रेसिंग खोलने के बाद में हम उनको नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करने के लिए बोलते हैं। बाकी डेस्क जॉब वो नेक्स्ट डे से ही अपना रिज्यूम कर सकते हैं। इफ दे वांट टू राइड बाइक, स्कूटी, वो 1.5 हफ्ते तक, और अगले हफ्ते से उनकी मसाजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो 3-3.5 हफ्ते में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, जिसके बाद मसाजेस और नाइट हमारा प्रेशर गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रहता है फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। उसके बाद ही इज फ्री टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, इवन एक्सरसाइजेस एंड वेट लिफ्टिंग वो स्टार्ट कर सकते हैं 1 महीने के बाद से। इसमें कुछ पोस्ट सर्जरी
लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस भी पेशेंट को लेने पड़ते हैं? जैसे आपने एक तो बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस एक करने होंगे जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन फिर से ना हो। सी जब हम सर्जरी करते हैं, कोई भी सर्जरी इज ए काइंड ऑफ ट्रॉमा। चोट लगी हमारी शरीर में, तो आपको क्या करना होता है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक हाई प्रोटीन डाइट में शिफ्ट करना होता है अपने आप को। आपने उसको करना है सो दैट जल्दी अर्ली हीलिंग हो। उसके बाद आपने अपने ऑब्वियसली साफ सफाई का ध्यान रखना है। हमने आपको एग्जैजरेटेड चेस्ट शोल्डर मूवमेंट्स बना करें बिकॉज दिस मसल इज अटैच टू योर शोल्डर। तो इससे सिरोमा बनने के चांसेस और आपके रिजल्ट जो हैं वो डिलेड हो सकते हैं। अगर आपने ये चीजें फॉलो करी हैं एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में चल ही रहा है पहले से, एज यू आर कंसर्न, तभी आपने सर्जरी को कराया है, क्योंकि कॉस्मेटिक रीजन की वजह से ही कराई जाती है ये सर्जरी। तो अगर आप इस चीज को करते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, और लाइफस्टाइल चेंजेस तो हमारी बॉडी में रहनी चाहिए। सर्जरी तो एक एस्पेक्ट हो गया, इस कंडीशन का एक और एस्पेक्ट होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्या इन पेशेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? सी साइकोलॉजिकल, जैसा मैंने कि आपसे शुरू में ही आपको बताया था कि आज की डेट में मैं बिल्कुल बच्चों में जब प्यूबर्टी आ रही है 12-13, तभी ऐसी कंडीशन देखी जा रही है। और पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि नहीं आप वेट करो 18 तक सेटल हो जाएगा, बट लेकिन हमें उस बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। ही इज गेटिंग बुलीड डेली and he is losing confidence in the society. He just cannot mingle with kids. He is having the altered shape हो गई है उसकी चेस्ट की। तो हमें जल्दी से जल्दी उस सर्जरी को करा लेना चाहिए सो दैट उसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना आए और वो किसी तरह से अपने आप को औरों के सामने प्रेजेंट करने से घबराए और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इसको जितनी जल्दी हम कराएंगे उतना अच्छा। तो आपने सर्जरी से पहले और सर्जरी कराने के बाद इन पेशेंट्स में क्या नोटिसेबल कॉन्फिडेंस में चेंजेस देखे हैं? जी, मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बात, तो अभी मैं आपसे कुछ स्टोरी शेयर कर देता हूं। आउट ऑफ मोर देन 4000 पेशेंट्स टिल डेट, मेरे पास एक फादर आए थे। उन्होंने ग्रेड 3 पेशेंट था और अच्छे सर्जरी होगी, वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि he is going for shopping today after 3 years to buy t-shirts and all. So that was a major change in his life. Again एक 12-year-old मैंने ऑपरेट करा। वो अपने स्कूल में कोई गेम्स ही नहीं खेलता था क्योंकि गेम्स में टी शर्ट पहनी जाएगी, और स्विमिंग उसने ज्वाइन ही नहीं करी। लेकिन जब उसने सर्जरी करा ली तो ही इज डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर एक पेशेंट था, उसकी शादी होने वाली थी, बट ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। वो घर वालों से छुपा रहा था कि मैं अपनी शादी क्यों डिले कर रहा हूँ। तो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट विद हिज शेप फॉर अ मैरिज। तो उसने पहले सर्जरी कराई और उसके बाद शादी के लिए गया। तो फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे यंग एडल्ट्स के लिए इस चीज में? जी, मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। अपब्रिंगिंग का एक पार्ट है ये। अगर एक कोई ऐसी चीज अगर आपके बच्चे के साथ में है तो आप आके जरूर डिस्कस करें हमसे, और बिकॉज ऑफ हमारी जो एक्सपीरियंस टीम है वो आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी और हम उसको एस्थेटिक रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे सो दैट उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। तो सर, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी आई एम श्योर कुछ लोगों को ऐसा डाउट आया होगा कि क्या उनको ये कंडीशन तो नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, हम मैसेज ये देना चाहेंगे, जो लोग हमारे दिल्ली और आसपास के एरिया में रहते हैं वो तो हमें पर्सनली आके दिखा सकते हैं, बट एक हमारी जो फुल फ्लेज टीम है, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप शुरू में हमें एक ऑनलाइन पिक्चर तो एटलीस्ट शेयर कर ही सकते हैं जिसमें हम थोड़ा अपनी असेसमेंट करके आपको बता दें और उसके बाद एक कंप्लीट डिस्कशन के लिए आपको बुला लें। बट लेकिन अपनी प्रॉब्लम को पहचानना, उसके बारे में अवेयर होना और उसके बारे में ट्रीटमेंट ऑप्शन जानने को ही हम एक कंप्लीट नॉलेज बोलेंगे। क्योंकि क्या है, कुछ लोग सिर्फ ये जानकर कि मुझे गायनेकोमेस्टिया है और वो दवाई लेने पहुंच जाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, दवाइयां और बाकी चीजें इसका सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही एक उपाय है गायनेकोमेस्टिया का। थैंक यू सो मच सर, आज की डिस्कशन को हम यही खत्म करते हैं।
आई एम श्योर कि आपने जो आज यहाँ पर आकर लोगों को इतनी जानकारी दी, उससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और वो अपने सर्जरी के डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ सकेंगे और खुलकर बात भी कर पाएंगे। तो एज अ डिपार्टिंग नोट, आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट, और मैं आप सारे अपने व्यूअर्स को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी क्लिनिकल कंडीशन है तो आप आके मिलिए हमसे, हमारे क्लिनिक में आके, हमारी एक्सपीरियंस टीम से हम आपकी क्लिनिकल कंडीशन के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे, आपके लिए एक प्लान तैयार करेंगे, और इस स्पेसिफिक कंडीशन जो गायनेकोमेस्टिया मैन बूब्स के बारे में हमारी इतनी बात हुई है, उसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। इस बात को आप जान लें, और इधर उधर का ट्रीटमेंट जो कि दवाइयाँ, एक्सरसाइजेस, डाइट के रूप में लेना बंद करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने गायनेकोमेस्टिया को बहुत डिटेल में जाना, इसके फैक्ट्स, मिथ्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, सर्जरी प्रोसेस, मेंटल हेल्थ, सब पर बहुत डिटेल में बात की। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब हम अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।